नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। दिन के निचले स्तरों पर बाजार, निफ्टी करीब 180 पॉइंट गिरकर 24,800 के नीचे फिसला। बैंक निफ्टी में भी गिरावट। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी करीब 1% कमजोर है। इंडिया विक्स करीब 12 के आसपास 2% ऊपर। HUL की नई बॉस प्रिया नायर को बाजार की सलामी, शेयर 5% चढ़कर निफ्टी का टॉप गेनर। देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी संभालने वाली पहली महिला होंगी प्रिया नायर। उधर दूसरे FMCG स्टॉक्स में भी अच्छी बाइंग, इंडेक्स करीब 1% मजबूत। TCS के कमजोर नतीजों से IT पर टूटा कहर, निफ्टी IT इंडेक्स 2% नीचे। TCS, विप्रो, इन्फोसिस निफ्टी के टॉप लूजर्स में शामिल। TCS के भारतीय कारोबार में तिमाही आधार पर 31% की गिरावट। उधर यूके बिजनेस भी सुस्त। डिफेंस और कैपिटल मार्केट शेयरों की तगड़ी पिटाई, दोनों इंडेक्स करीब 2% टूटे। कैम्स, BSE, वायदा के टॉप लूजर्स। उधर ऑटो, ऑयल एंड गैस शेयर कमजोर। M&M और BPCL उठ के। आज बिग स्टॉक्स का स्पॉटलाइट का बोलबाला, नए लाइसेंसिंग करार से ग्लेनमार्क 13% भागा, शेयर लाइफ हाई पर कायम। उधर कमजोर नतीजों से टाटा एलेक्सी करीब 3% टूटा, वहीं जी एंटरटेनमेंट कमजोर। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ हैं निर्बंग की नीरव छेदा, जिनसे करेंगे हम बातचीत, लेंगे ट्रेड्स भी। लेकिन सबसे पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट का एक्शन। लेकर आते हैं क्या रुझान देखने को मिल रहा है। दिन के निचले स्तर पर मार्केट्स ट्रेड कर रहे हैं। आज सेल ऑफ है मार्केट्स में, और बिकवाली सिर्फ दिग्गजों में ही नहीं है बल्कि छोटे मझोले स्टॉक्स भी अंडर प्रेशर है। आज ये कारोबार है बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट्स है जो कि परफॉर्म कर रही हैं। लेकर आते हैं सबसे पहले इंडेक्स के लेवल्स आपके सामने। निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप्स इंडाइसेस कैसे ट्रेड कर रहे हैं। 192 पॉइंट नीचे निफ्टी है, 0.1% की गिरावट यहां देखने को मिल रही है। सेंसेक्स भी ऑन सिमिलर लाइंस बिहेव कर रहा है, दिन के लोअर लेवल्स वहां भी दिखाई दे रहे हैं। बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप, ये इंडेक्स भी देख लेते हैं फटाफट से। बैंक निफ्टी 180 पॉइंट नीचे है, यहाँ 1/4% की गिरावट देखने को मिल रही है। मिड कैप 450 पॉइंट लुढ़का हुआ है, 0.1% नीचे है। और स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो वहां भी 164 अंकों की कमजोरी है, जो कि लगभग 1% का नुकसान है। मार्केट की ब्रेथ भी इसलिए नेगेटिव ही दिखाई देगी क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में सेल ऑफ है, दिग्गजों में भी प्रेशर देखने को मिल रहा है। बियरिश मूड NSE स्टैट्स में दिखाई देते हुए 1667 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 864 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। आप दिखाते हैं सेक्टर स्पेसिफिक किस तरीके का रिएक्शन आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो सबसे ज्यादा कहीं नुकसान है तो वो देखने को मिल रहा है आपको IT पॉकेट में। IT 2% लुढ़का हुआ है आज के सेशन में। वजह TCS के नंबर्स अनुमान से खराब आते हुए दिखाई दिए। उसके बाद पूरा मूड माहौल बिगड़ा हुआ है पूरे ही पॉकेट का। 2% नीचे निफ्टी IT इंडेक्स है। इसके बाद सबसे ज्यादा कमजोरी कहीं है तो वह है डिफेंस और ऑटोज, जहां पर 1-1.5% का नुकसान दिखाई दे रहा है। 1% नीचे ऑयल एंड गैस, रियल्टी और कैपिटल गुड इंडेक्स भी कारोबार कर रहे हैं। मेटल्स, फाइनेंशियल्स भी लाल निशान में है। थोड़ी बहुत बाइंग कहाँ है, निफ्टी FMCG में, थोड़ी निफ्टी PSU बैंक में और थोड़ी सी निफ्टी फार्मा में। तो ये रहा फिलहाल का एक्शन। लेकिन इस मूड माहौल के बीच में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर करते हैं बातचीत। बताइए नीरव, इंडेक्स पर क्या राय रहेगी, प्रेशर और एक्सटेंड होने की कितनी पॉसिबिलिटी, कोई ट्रेड का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है क्या निफ्टी बैंक निफ्टी में? यस, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी की बात करें तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था 25,480 का जो ब्रेक किया है। अभी लिक्विडेशन दिख रहा है कॉल्स में, इनफैक्ट पुट्स में, और अब यहाँ से 25,000 24,500 के पुट्स में ज़्यादा एक्टिविटी दिख रही है, एडिशंस दिख रहे हैं। सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम एक नेगेटिव साइन है। यहाँ से और बिकवाली हावी होते हुए दिख रही है एटलीस्ट अप टिल द 25,000 लेवल्स, जो कि एक 50-डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है वहां पे। तो यहाँ से और गहरा सकती है सेलिंग, यही स्ट्रेटेजी रहेगी। देखिए, आज ऑलरेडी 200 ऑड पॉइंट्स डाउन है, थोड़ा अपसाइड आता है यहाँ से, तो आप बिकवाली करके चलें। 25,350 का फ्यूचर में स्टॉप लॉस करिए, लगाइए, और 25,000 तक के आपके टारगेट नजर आ सकते हैं। बैंक निफ्टी में मैं बात करूँ तो बैंक निफ्टी नो डाउट अभी जस्ट सम टाइम बैक एक अपसाइड मूव दिया था। ये सही लेवल है बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए फ्रॉम अ 1 to 2 डे परस्पेक्टिव। 57,000 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था जो ब्रेक हुआ है। अब यहाँ से और बिकवाली हावी हो सकती है इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द सेशन। तो करंट लेवल से अब बिकवाली करके चले। 57,200 का इसमें फ्यूचर में स्टॉप लॉस रहेगा। आई बिलीव 56,500 56,400 और ये टारगेट नजर आ सकते हैं।
ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? देखिए, स्टॉक स्पेसिफिक में ऐसे मार्केट में एक लॉन्ग और एक शॉर्ट लेके जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। शॉर्ट में हीरो मोटर में एक इम्पॉर्टेंट 50 डे मूविंग एवरेज का ब्रेकडाउन आया है, और कंसोलिडेशन का भी। तो करंट लेवल से आप बिकवाली करके चलें फ्यूचर इसका। अराउंड 4220 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। नीचे में बिलीव 4000 तक के टारगेट नज़र आ सकते हैं ये स्टॉक में। दूसरा जो बाय साइड में रहेगा वो है दीपक नाइट्रेट। ये एक स्टॉक है जिसमें कंसोलिडेशन जारी था, आज 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है काफी समय बाद। आई बिलीव करंट लेवल से अच्छा इसमें रुझान आ सकता है अपसाइड में। तो करंट लेवल से आप दीपक नाइट्रेट बाय कर सकते हैं। नीचे में अराउंड 1960 का स्टॉप लॉस लगाइए, ऊपर में अराउंड 2040 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए जो रेकमेंड किए गए हैं। दीपक नाइट्राइट 1985 पर ट्रेड करा, यहाँ पर आप पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन चलिए मिड कैप्स का हाल लेकर आते हैं, जहाँ पर दबाव क्लियरली आज विजिबल है। 0.25% के नुकसान के साथ इंडेक्स कारोबार कर रहा है, 448 पॉइंट नीचे है। अब देखते हैं पॉकेट्स। शुरुआत करते हैं आईटी के साथ, जहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर है। जेंसर टेक्नोलॉजीज 2.5% से ज्यादा नीचे है, टाटा एलेक्सी 2.5% नीचे, 2% नीचे मास्टेक, कार सिस्टम्स भी 0.25% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। ऑयल एंड गैस में एमआरपीएल, ऑयल इंडिया, चेन्नई पेट्रो भी 1.5-2% तक नीचे हैं। तीनों ही शेयर्स आज के कारोबार में। कुछ और पॉकेट्स जहां पर दबाव आज के सेशन में क्लियरली विजिबल है, उसमें ऑटो एंसिलरीज है, जिसमें यूरो मिंडा, भारत फोर्ज, एक्साइड, अपोलो टायर्स है। 3% तक का नुकसान स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ भी लॉसेस के साथ ही ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है। साथ ही नजर डालेंगे क्विकली फार्मा पर, जहां पर खरीदारी है। ग्लेनमार्क फार्मा 13.5% ऊपर, हालांकि तो खबरों में भी है, आगे हम उस खबर पर चर्चा भी करेंगे। स्पार्क 2.5% ऊपर, 2% ऊपर सुवन लाइफ साइंसेज, एल्केम लैबोरेटरीज 2% ऊपर। लेकिन ग्लेनमार्क डेफिनेटली आज का स्टार, जो कि खबरों की वजह से दौड़ते हुए दिखाई दिया है। एफएमसीजी में जो स्टॉक चल रहा है उसमें एआईडी पेरी 2.5% ऊपर, 1.5% ऊपर गोदरेज एग्रोवेट, ग्लोबल स्पिरिट 5% ऊपर, जिलेट 3.25% ऊपर ट्रेड कर रहा है। सेलेक्ट बैंक एनबीएफसी जहां पर खरीदारी है उसमें पीएफसी, आरईसी, डीसीबी बैंक, आरबीएल बैंक है, जो कि 3-3.5% तक की बढ़त दिखा रहे हैं आज के कारोबार में। तो ये रहा उन पॉकेट्स का हाल जहां पर तेजी मंदी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। लेकिन बात करते हैं ग्लेनमार्क फार्मा की। दरअसल एवी डील के बाद ग्लेनमार्क फार्मा में करीब 15% की तेजी है। ग्लेनमार्क वायदा का टॉप गेनर भी है, ब्रोकर्स की राय भी बुलिश है। क्यों ये आज का हीरो ऑफ द डे है, क्या खबर है एग्जैक्टली, और उस खबर के क्या मायने हैं ग्लेनमार्क फार्मा के लिए, समझाने के लिए यतिन मोता हमारे साथ कनेक्टेड है। तो बताइए यतिन, इस नए करार के बारे में क्या डिटेल्स? क्लियरली एक बड़ा बूस्टर डोज आज ग्लेनमार्क फार्मा के शेयर को मिलता हुआ नजर पड़ रहा है, जहां शेयर इंट्राडे में लगभग 15% तक ऊपर चला गया। बात है आउट लाइसेंसिंग डील की, जो कंपनी ने एबीवी के साथ साइन की है अपने कैंसर ड्रग के लिए। और अपफ्रंट इस डील के कारण कंपनी को $700 मिलियन के आसपास आती हुई नजर पड़ेंगे। सबसे बेहतरीन बात यह है कि $700 मिलियन तो अपफ्रंट आएंगे ही, लगभग $1.25 बिलियन के आसपास का माइलस्टोन भी है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ड्रग का डेवलपमेंट होगा, ड्रग की बिक्री होगी, तो कहीं ना कहीं इनको रॉयल्टी और माइलस्टोन पेमेंट्स मिलेंगे। तो कुल मिला के ये $2 बिलियन की डील, लगभग 17-18 हज़ार करोड़ का पोटेंशियल यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ 5600 करोड़ रुपए से ज़्यादा आपको अपफ्रंट आते हुए देखेंगे। ऑब्वियसली इससे कंपनी का कर्ज कम होगा। और 2 ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी यहाँ आई है पॉजिटिव साइड पे। मोतीलाल ओसवाल की बाई की रिपोर्ट है 2430 के टारगेट के साथ, और एचएसबीसी को भी 2275 रुपये इस पर्टिकुलर काउंटर पे दिखते हैं। कहीं ना कहीं कर्ज कम होने पे और जो डील की वैल्यू है उसके चलते ब्रोकरेजेस इस काउंटर पे बुलिश नजर पड़ रहे हैं। ओके, तो ब्रोकरेज से बुलिश हैं, स्टॉक तो मजबूत है ही। आज के सेशन में स्टॉक पर राय लेंगे, लेकिन इसके अलावा एचयूएल भी फोकस में बना हुआ है। रोहित जावा के इस्तीफे के बाद एचयूएल ने प्रिया नायर को सीईओ और एमडी बनाने का ऐलान किया है। प्रिया नायर 1 अगस्त से कार्यभार संभालेंगे और देश की सबसे बड़ी एफएमसीजी कंपनी की कमान संभालने वाली प्रिया नायर पहली महिला होंगी। इसी खबर पर और डिटेल्स ले लेते हैं यतिन मोता से। तो यतिन, प्रिया नायर की नियुक्ति से इस तरीके का रिएक्शन एचयूएल में, कोई खास वजह? क्लियरली अगर हम एचयूएल की बात करें तो आज 5% की तेजी, और रोहित जावा के आउटगोइंग के बाद अब इनकमिंग में आपको प्रिया दिखेंगी, और प्रिया नायर एचयूएल की सबसे पहली महिला सीईओ बनेंगी। जहां तक कि एचयूएल का सवाल है तो बहुत समय से ट्रांजिशन एक्सपेक्टेड था। और अगर हम बात करें प्रिया नायर की, तो 30 साल का स्टिंट ऑलरेडी इन्होंने यूनिलीवर में काटा है। करंटली अगर हम बात करें तो वो यूनिलीवर की ब्यूटी और वेलबींग सेगमेंट की प्रेसिडेंट हैं ग्लोबल बिजनेस के तरीके से। और ये माना जा रहा है कि जो इनका ग्लोबल एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं डोमेस्टिक ऑपरेशंस को चलाने में मदद करेगा। और क्लियरली एक्सपीरियंस के लिहाज से भी एक बहुत ही बड़ा अनुभवी चेहरा आपको एचयूएल की लीडरशिप पोजीशन में आता हुआ नजर पड़ रहा है। और जैसे कि आपने कहा, अगस्त 2025 से ये कार्यभार संभालेंगी।
तो देखते हैं उनका क्या कहना है कार्यभार संभालने के बाद। क्लियरली एफएमसीजी कंपनियां फोकस में हैं और आज खास करके HUL का शेयर 4.5% भागा हुआ है। शुक्रिया नितिन। दोनों खबरों पर बातचीत करने के लिए दोनों स्टॉक्स पर राय भी ले लेते हैं। ग्लेनमार्क फार्मा, HUL दोनों रिएक्ट कर रहे हैं खबरों के बेसिस पे। क्या करना चाहिए तेजी वाले ट्रेडर्स को और कितना अपसाइड दिखाई दे रहा है इस अपमूव के बाद? क्या व्यू है नीरव? या तो देखिए, पहले ग्लेनमार्क ले लेते हैं। ग्लेनमार्क में इम्पोर्टेंटली 1860 का जो लेवल था, एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस था जो ब्रेक हुआ, मगर ये पूरे पैटर्न का टारगेट ही अराउंड 20 to 50 तक आ रहा था, जो आज स्टॉक ने कर लिया है। आई बिलीव यहाँ से अभी थोड़ा स्लो हो जाएगा स्टॉक, तो यहाँ पे तो अगर आपने नीचे में लिया है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बांध ले। अब यहाँ से थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होगा फॉर सम डेज इन बिटवीन 2200 एंड अबाउट 2000 ऑड लेवल्स। तो नीचे आता है तो नीचे में 2000 के पास में आप वापस फ्रॉम अ नियर टर्म पर्सपेक्टिव खरीद सकते हैं, मगर अभी के लिए थोड़ा प्रॉफिट बांधे। HUL में अभी भी जगह लग रही है। काफी लंबा कंसोलिडेशन करने के बाद 2400 का आज ब्रेकआउट आया, और उसी के साथ में आप देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। सो इट्स अ डबल ब्रेकआउट, तो करंट लेवल से और ऊपर जा सकता है। तो डेफिनेटली ये स्टॉक में पोजीशंस आप ऐड कर सकते हैं करंट लेवल्स एंड ऑन सम डिक्लाइंस। यहाँ से आप 2420 का स्टॉप लॉस लगा के इसे होल्ड करिए अप टू, मुझे लगता है कि अप टू 2800 तक ये टारगेट ये स्टॉक का आ सकता है। ओके, तो ये राय रही आपके लिए दोनों ही शेयर्स पर, जहां पर मोमेंटम काफ़ी अच्छा आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। अच्छा, कुछ और स्टॉक्स पर राय ले लेते हैं, और स्पेशली अगर हम देखें तो फार्मा में ग्लेनमार्क के अलावा भी काफ़ी अच्छे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। सिमिलरली एफएमसीजी में भी सेलेक्ट आइडियाज़ हैं। PFC और रुख करते हैं कुछ और खबरों की तरफ। 6 गीगाहर्ट्ज के डी लाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड में हाई पावर इक्विपमेंट लगाने की संभावनाएं तलाशने के लिए दूरसंचार विभाग ने इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी का गठन किया है। 3 विभागों की कमेटी 1 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। इसका फायदा क्या होगा, पूरी खबर बताने के लिए असीम मनचंदा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, बताइए क्या डिटेल्स, क्या बेनिफिट रहेंगे और क्या तैयारियां हैं एग्जैक्टली? दीपाली, हाल में ही सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के कुछ पार्ट को डी लाइसेंस करने का फैसला किया है। डी लाइसेंस मतलब कोई भी इस स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल कर सकता है, उसको कोई भी मंजूरी सरकार से नहीं लेनी होगी। लेकिन और सरकार इसके लिए जो फाइनल रूल्स है वो 15 अगस्त तक निकालने की तैयारी भी कर रही है। लेकिन जो टेलीकॉम कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, वो सरकार से डिमांड कर रही थी कि इसके अंदर हमें हाई पावर इक्विपमेंट लगाने की मंजूरी दी जाए। हाई पावर इक्विपमेंट अगर इसमें लगते हैं तो इससे 5G की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो इसके लिए टेलीकॉम कंपनी और जो टेक कंपनी उन्होंने सरकार से इसकी मांग भी रखी थी। जो सूत्र बता रहे हैं कि सरकार ने अब इसकी जांच करने के लिए एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बनाने का फैसला किया है। 3 विभागों की ये कमेटी बनाई जा चुकी है। इसके अंदर अंतरिक्ष विभाग, सूचना एवं प्रसारण विभाग और दूरसंचार विभाग के अधिकारी शामिल होंगे, और ये जांच करेगी कि क्या अगर इक्विपमेंट की अगर हाई पावर इसमें लगाए जाते हैं तो क्या दूसरी सर्विसेज प्रभावित होंगी या नहीं होंगी। क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि अगर इसमें हाई पावर इक्विपमेंट लगाए जाते हैं तो जो केबल सर्विसेज है या फिर सैटेलाइट सर्विसेज है वो प्रभावित हो सकती है। तो इस कमेटी को जिम्मा सौंपा गया कि आप इसकी पूरी जांच कीजिए, इंटरफेरेंस आ रही है नहीं आ रही है। तो इस कमेटी को की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए सरकार इसमें हाई पावर इक्विपमेंट लगाने की मंजूरी दे सकती है, और ये सारी प्रक्रिया अगले 1 महीने के अंदर पूरी हो सकती है। ओके, शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो अगले 1 महीने में पूरी जो प्रक्रिया है वो पूरी होने की उम्मीद है, और एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट उस पर्सपेक्टिव से। चलो, बिहार इन दिनों चर्चा में है। पॉलिटिक्स की खबरें आप तो सुनते ही रहते होंगे, लेकिन हम आपको बिहार का एक और दिलचस्प फैक्टर बताते हैं। बिहार में इक्विटी कल्चर की नई बहार आई हुई है और ये देश के टॉप 10 में शामिल हो गया है। क्या है ये पूरी रिपोर्ट, बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। आशीष, बताइए क्या है इस इंटरेस्टिंग रिपोर्ट में? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून दीपाली। देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट निकल कर आई है, जहां पर इन्वेस्टर एडिशन का जो डेटा है ये लगातार ग्रोथ दिखा रहा है। अब 2020 से लेके अब तक YTD हम देख रहे हैं कि तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है, अक्रॉस स्टेट्स बढ़त देखने को मिल रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये सामने निकल कर आ रहा है कि इन्वेस्टर एडिशन, डीमैट खातों की जो ग्रोथ के मामले में अगर आप देखें तो बिहार ने बाजी मार ली। बिहार में बहार देखने को मिल रही है, सबसे ज़्यादा ग्रोथ आपको यहीं पर देखने को मिली है। और पहले अगर आप देखें तो 2020 में जहां पर इन्वेस्टर बेस बिहार में सिर्फ और सिर्फ 7 लाख का था, आप गौर कीजिए सिर्फ 7 लाख का था, ये बढ़कर हो गया है 52 लाख, 50 लाख के पार यहाँ पर देखने को मिला है। और अब जो टॉप 10 हाईएस्ट इन्वेस्टर वाले जो स्टेट्स होते हैं
इनमें इनकी जो यहाँ पर आ गया। और इसके साथ अगर आप देखें तो बिहार ने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब इनको भी इन्वेस्टर एडिशन के मामले में पीछे छोड़ दिया है और ग्रोथ यहाँ पर आपको ज़बरदस्त देखने को मिली। तो एक बार ग्रोथ के आंकड़े में आपको दिखा देता हूँ, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो बिहार में ग्रोथ आपको देखने को मिली है पिछले 5 साल में इन्वेस्टर एडिशन में, ये सबसे ज़्यादा है। 650% की बढ़त देखने को मिली है। यूपी में 470 है, राजस्थान भी पीछे नहीं है, 470% की ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली। और एमपी यहाँ पर 250%, पश्चिम बंगाल इसमें भी एडिशन आपको ज़बरदस्त देखने को मिला है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि 240% की ग्रोथ यहाँ पर भी आपको देखने को मिली है। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बिहार के निवेशक हैं ये डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये एक सिस्टमैटिक तौर पर म्यूचुअल फंड्स को भी एज एन इन्वेस्टमेंट एवेन्यू प्रेफर करते हैं। और इसी के चलते अगर आप देखें तो जो 89% बिहार के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं ये इक्विटी में निवेशित हैं। तो इक्विटी पर भरोसा लगातार बना हुआ है और साथ में अगर आप देखें तो ग्रोथ यहाँ पर ज़बरदस्त देखने को मिली। लेकिन खास बात ये भी है कि जो एडिशंस है ये अक्रॉस स्टेट्स में देखने को मिली है। बता रहे कि पूरे जो मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है किस प्रकार से लगातार ग्रोथ आपको दिखा रहा है। तो देखिए बट ऑब्वियस है कि महाराष्ट्र और गुजरात ये हमेशा से यहाँ पर निवेशकों की संख्या ज़्यादा ही रही है, लेकिन ग्रोथ अगर आप देखें तो पिछले 5 साल में यहाँ पर भी बड़ी एक्सपोनेंशियल है, बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ आपको देखने को मिली है। 2020 में जहाँ पर महाराष्ट्र में संख्या थी निवेशकों की सिर्फ 60 लाख, जो 5 साल में बढ़कर हो गई है 1.86 करोड़। सिमिलरली अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश, ये भी आप देखें तो परसेंटेज के मामले में ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर भी देखने को मिली है। अब केवल 23 लाख के जो 2020 में निवेशक थे अब वो 1.31 करोड़ हो गए हैं। गुजरात में निवेशकों की संख्या 1 करोड़ के पार चली जा चुकी है। पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है और साथ में बिहार, इसे तो मेंशन करना ही पड़ेगा। तो 7 लाख से बढ़कर 52 लाख ये आंकड़ा यहाँ पर आपको देखने को मिला। तो लगातार जो इन्वेस्टर का बेस है ये बढ़ता जा रहा है और मार्केट में काफ़ी बढ़िया जो पूरा मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर है ग्रोथ अच्छी आ रही है। ठीक है, शुक्रिया आशीष आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, किस तरीके के आंकड़े बिहार से स्पेशली आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इक्विटी कल्चर वहां पर पिकअप करते हुए। लेकिन मार्केट्स पर क्विकली एक नजर डालते हैं वापस से। प्रेशर अभी भी सस्टेन करते हुए निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप्स अभी भी प्रेशर के साथ ही ट्रेड कर रहे हैं। अब डेज लो पर ही ये कारोबार हो रहा है। निफ्टी तो 0.25% नीचे है ही, निफ्टी बैंक में हल्का दबाव है। मिड कैप्स अभी भी 0.1% नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। 1% का नुकसान स्मॉल कैप में देखने को मिल रहा है। ब्रेथ मार्केट की नेगेटिव है, डेफिनेटली बेयरिश दिखाई दे रही है क्योंकि गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज़्यादा है कंपैरेटिव टू बढ़ने वाले के। 850 स्टॉक्स जो कि बढ़कर कारोबार कर रहे हैं, 1785 स्टॉक्स जो कि गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। एक बार निफ्टी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जिसमें सपोर्ट थोड़ा बहुत अगर कहीं से मिल रहा है तो बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस, HDFC बैंक, पावर ग्रिड से आ रहा है। लेकिन जो मूड बिगाड़ रहे हैं वो ज़्यादातर सेक्टर्स के दिग्गज ही हैं। ऑयल एंड गैस से रिलायंस नीचे ड्रैग कर रहा है, IT से इन्फोसिस, TCS मिलकर मूड खराब कर रहे हैं। बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक 10 पॉइंट का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन लेंड कर रहा है। तो ये रहा फिलहाल का हाल। लेकिन आगे बढ़ते हुए खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट लेकर आते हैं। इस हफ्ते IDBI कैपिटल के ब्रजेश शैल, इक्विनॉक्स रिसर्च के पंकज रांदर, SSG फाइनेंस के विरल छेदक के बीच मुकाबला चल रहा है। रिटर्न की स्थिति देखेंगे तो पंकज लीड कर रहे हैं 7% रिटर्न्स के साथ, 4.5% के रिटर्न्स विरल का पोर्टफोलियो दे रहा है, 2% के नेगेटिव रिटर्न्स ब्रजेश का पोर्टफोलियो लेंड कर रहा है। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बातचीत करेंगे पार्ले प्रोडक्ट्स के वाइस प्रेसिडेंट मयंक शाह से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।